हेलो दोस्तों, आज हम सीटीपी का चौथा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो ए, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं। बी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। सी, विकास अधिगम से स्वतंत्र है। और डी, अधिगम विकास के पीछे रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके साथ बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बच्चे प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में बताते हैं। इस प्रकार अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। ओके। प्रश्न संख्या 2, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। बी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। सी, बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। डी, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समान आयु के बच्चों के भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका होगी? देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। ठीक है, ये विद्यालय की भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। चलिए, प्रश्न संख्या 3, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है क्या? ए, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना। बी, कौशलों का अर्जन करना। सी, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन करना। और डी, अनुवंशिक संचरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिक संचरण। ठीक है, अनुवांशिक संचरण समाजीकरण की प्रक्रिया में मूल्यों, विश्वासों तथा कौशलों का अर्जन तथा एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखने को भी समाजीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुवांशिक संचरण को सम्मिलित नहीं किया जाता। ओके, चलिए, तो इसमें क्या था? इसमें शामिल नहीं है, मतलब हमको जो नहीं है करना था, तो इसमें अनुवांशिक संचरण जो होती है वह सम्मिलित नहीं की जाती समाजीकरण की प्रक्रिया में। ओके। चलिए, प्रश्न संख्या 4, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण में प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? तो ए है स्कीमा, जिसका मतलब होता है अवधारणाएं। बी, विकास के क्षेत्र। सी, जीन तथा डी, परिपक्वन प्रखंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्कीमा यानी अवधारणाएं। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने स्कीमा शब्द या पद का प्रयोग किया है। ओके। प्रश्न संख्या 5, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ए, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बी, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। सी, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ओके। चलिए, प्रश्न संख्या 6, अधिगम अशक्तता वाले। ए, बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। बी, बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। सी, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। डी, बच्चे दृश्य शब्दों, साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। तो अधिगम अशक्तता जिस बच्चों में होती है उनको कैसा, मतलब वो कैसे होते हैं? तो उसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा कि बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ठीक है, कुछ छात्र जो होते हैं वो पढ़ने, लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में अशक्त अथवा कमजोर होते हैं, जिसे अधिगम अशक्तता कहते हैं। ऐसे बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ओके। प्रश्न संख्या 7, सृजनात्मकता क्या है? ए, समस्याओं के मौलिक और औपचारिक समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। सी, बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। और डी,
बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रकरण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए। सृजनात्मकता क्या है? समस्याओं के मौलिक और औपचारिक समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता होती है, जिसको हम सृजनात्मकता कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। तो ए, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। बी, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। सी, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। डी, शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो पियाजे के कौन से विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, कौन सा आरेख विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो इसमें जो आरेख बने हुए हैं, इसमें सबसे जो सटीक रहेगा, जो सबसे सही रहेगा, वो ये रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है, ठीक है, और परिमार्जित होता रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इस अवस्था को सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर इसका ए रहेगा, ये वाला आरेख। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? तो कौन सा कथन समुचित होगा मानवीय विकास के आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में? तो ये है, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। और बी, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं। सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। डी, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। ये जो मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की जो भूमिका के संदर्भ में है, ये कथन चार्ल्स डार्विन की पूर्वधारणा यह थी, इसमें चार्ल्स डार्विन की पूर्वधारणा यह थी कि सभी जीवधारियों को किसी दैवी शक्ति ने उत्पन्न किया है। लेकिन डार्विन के विकासवाद ने यह सिद्ध कर दिया कि आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 11। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें निहित है ए, बालात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। बी, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। सी, परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। और डी, मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियाँ सीखता है। जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी सामाजिकरण के माध्यम से ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो कौन सा होगा जो नहीं निकाला जा सकता सिद्धांत? तो ए, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। बी, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति। सी, खोजपूर्ण अधिगम। और डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता है, जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। इसमें हम आपको थोड़ी सी इसकी व्याख्या करना चाहेंगे।
जॉन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 चरणों की चर्चा की है। ठीक है, जॉन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 चरणों की व्याख्या की है। पहला है कि सांवेदिक पेशी अवस्था, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इसमें पहला है सांवेदिक पेशी अवस्था। जन्म के 2 वर्ष, इस अवस्था में बालक बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। और दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष, इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करते हैं। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। तो पहला तो था सांवेदिक पेशी अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक था, ठीक है, जिसमें बालक अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। और दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो 2 से 7 वर्ष है, जिसमें बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जो 7 से 11 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितना है? 7 से 11 वर्ष है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है एवं वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और चौथी अवस्था कौन सी थी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष के बीच में थी। ओके, तो ये जॉन पियाजे के अनुसार था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? तो ए, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, बी, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं न कि सामान्य प्रतिमान, सी, सभी संस्कृतियों में संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला, और डी, विभिन्न चरण एवं गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला होगी। बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुल निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है, सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं जो कि सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों को सार्वभौमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करती हैं। ओके, प्रश्न संख्या 14, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। क्या करते रहते हैं ग्रहण? तो ए, पारंपरिक, बी, रचनात्मक, सी, अध्यापक केंद्रित तथा डी, सामाजिक रचनात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक रचनात्मक, ठीक है, सामाजिक रचनात्मक। एक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं, अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र एक किसी भी जाति, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। समान शिक्षा पाने के लिए वह अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके, बिना किसी भेदभाव के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें और ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा डी, ठीक है, ऐसी शिक्षा पाएँ जो उनके अनुकूलतम हो तथा अपने भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो ये सीधी सी बात है कि आजकल भी वही बच्चे वही शिक्षा ग्रहण करते हैं जो उनके भविष्य के कार्यों में सहायक होती है, ठीक है। तो उनके लिए एक अनुकूलतम शिक्षा होनी चाहिए जो उनके भविष्य के कार्यों में उनकी सहायता कर सके। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? तो कौन सा क्षेत्र? अनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना है जिसको बहुत ही कमतर आंका गया है पियाजे द्वारा। पियाजे के अनुसार प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। वे यह जानने के लिए प्रयत्नशील होते हैं कि उनके विचार किसी से संबंधतापूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। भाषा विकास के क्रम में अनुवांशिकता सहायक तत्व के रूप में कार्य करती। इसी तरह अभिरचनाशीलता, उनका अहम केंद्रित संवाद उनके भाषा विकास के क्रम को बल देता है। इनके माध्यम से उनमें अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है।
प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? तो ए, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। बी, बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। और सी है, विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं। तथा डी, अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। ठीक है, समस्त शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्या है कि बहु प्रक्रिया का सिद्धांत लोगों एवं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं, तार्किक, दृश्य संबंधी संगति आदि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसे उन्होंने सन 1903 में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत द्वारा बुद्धि की अवधारणा को अधिक शुद्धता से परिभाषित किया गया है और यह देखने की कोशिश की गई है कि बुद्धि को मापने के लिए पहले से मौजूद सिद्धांत किस सीमा तक वैज्ञानिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 18, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, विद्यार्थी समूहों में बेहतर सीखते हैं। बी, अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। सी, छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते। डी, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक और हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत। बी, संकल्पनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। सी, रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। तथा डी, रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत। ठीक है, चलिए इसमें क्या है कि छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन रचनात्मक और संकल्पनात्मक दोनों रूपों में होता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक प्राप्त कराता है जो विद्यार्थी को त्रुटियों को समझने और उन्हें दूर करने में सहायता देता है। संकल्पनात्मक आकलन छात्र के कुल उपलब्धियों का ब्यौरा देता है। दोनों एक दूसरे से परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण के मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो ए, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। बी, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। सी, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। तथा डी, वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता सुसंगतता का परीक्षण करना। ठीक है, ब्लूम का वर्गीकी शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्य के 3 क्षेत्र बताए: संज्ञानात्मक, भाषात्मक तथा मनोवाहक। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर उच्चतर स्तर पर शिक्षा तभी संभव है जब संबंधित क्षेत्र में निचले स्तर का ज्ञान एवं कौशल प्राप्त कर लिया गया हो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? ए, छात्रों हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। बी, समुचित व्यवहार की उच्च। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छात्रों की हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छात्रों की सफलता हेतु, यहाँ पे सफलता रहेगा, सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक है, चलिए
समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में संविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। वंचित शिक्षार्थियों की शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को समावेशी शिक्षा प्रणाली को लागू करने एवं उनकी सफलता हेतु व्यक्तिगत व्याख्या दायित्व लेने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 22 के साथ। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? तो कौन सी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं? तो ए है अनुश्रुत वाक्य, बी प्रविदित वाक्य, सी परिणामकारी वाक्य तथा डी है लंबित वाक्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्रविदिक जो है प्रविदित वाक्य है, तो ये सही उत्तर होगा। इस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। हकलाने की समस्या बालकों में न केवल आत्मविश्वास की कमी को जन्म देती है बल्कि संवेगात्मक अस्थिरता को भी जन्म देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। सीखने में असक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? पहला है संग्रथित अधिगम, हस्तक्षेपी अधिगम, उपचारात्मक प्रत्युत्तर तथा अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संग्रथित अधिगम सीखने की असक्तता बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन संग्रथित अधिगम प्रारूप से संबंध है। ओके, प्रश्न संख्या 24। अधिगम अक्षमताएं। ए वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृत की इनमें कोई भूमिका नहीं है। बी पठन अक्षमता के पर्याय है। सी सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लाभदायक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। और डी समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर उसका होगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लाभदायक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं, जो अधिगम अक्षमताएं होती हैं। ठीक है, अधिगम अक्षमताएं सामान्य या उससे अधिक बुद्धि वाले लाभदायक वाले बच्चों में भी पाई जाती है तथा अधिगम असक्ता वाले बालकों में विभिन्न बीमारियां जैसे डिसलेक्सिया, डिस्थीमिया, डिस्मोराफिया आदि पाई जाती हैं। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 25। समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां ए परिवर्तनशील लचीली पाठचर्या है, बी कक्षाओं में छात्रों का समसामूहिकरण उपलब्ध है, सी केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है और डी अध्यापक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो ये कहाँ पर जो है समस्या समाधान है जो है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, परिवर्तनशील लचीली पाठचर्या है। समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठचर्या है। ओके, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। ए अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, बी आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है, सी पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं, डी कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण एवं शैक्षिक संवाद का तात्पर्य शिक्षा प्रणाली के दौरान सीखने एवं सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। यह अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 27। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभव का अंतर से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? सामान्य अंतराल, भावनाओं की पराकाष्ठा, अनुकूलन का स्तर तथा विचारों का घनत्व। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अनुकूलन का स्तर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभव का अंतर जो होता है वो अनुकूलन स्तर से संबंधित होता है।
ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो पहला है व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक तथा भावन मानवीय जो होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो व्यवहारवादी है। तो मध्याह्न भोजन जो होता है, जैसे मिड डे मील का जो योजना शुरू की गई थी, तो सुविधाविहीन वर्गों से संबंधित बच्चों के स्कूल में प्रवेश, उपस्थिति, प्रतिधारणा एवं अध्ययन स्तरों में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा के व्यापीकरण को बढ़ाने आदि के लिए की गई है। इन सभी कार्यों में व्यवहारों के रूप व्यवहारवादी हैं। ओके। प्रश्न संख्या 29, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? तो कौन सा सिद्धांत होगा? पहला है व्यवहारवादी, दूसरा पारिस्थितिकी रचनावादी, सामाजिक रचनावादी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों को उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहते हैं। ओके। चलिए प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो ए, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि पर विद्यमान रहती हैं। बी, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोलने में मदद उपलब्ध कराती हैं। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती हैं तथा यह अनुभविक तथ्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बहुबुद्धि केवल प्रतिमाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि पर विद्यमान रहती है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया। किसके द्वारा? हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनके अनुसार बुद्धि कोई तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है, जिसकी आलोचना केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। ओके।